होटल का शानदार हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। स्टेज पर मेरी बड़ी बहन रिया चमचमाती ट्रॉफी हाथ में लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में जीत की एक घमंडी चमक थी। कैमरे की फ्लैशलाइट्स उसकी मुस्कान को और भी ज्यादा चमकदार बना रही थीं। वो शहर की बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर बनी थी। नीचे भीड़ में एक कोने में खड़ी मैं उसे देख रही थी। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक शांत इंतजार था। रिया ने माइक पकड़ा और अपनी सफलता की कहानी सुनाने लगी। मैंने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। सब झूठ था, हर एक शब्द झूठ था। उसकी सफलता की नींव मेरे आंसुओं, मेरे बलिदान और मेरे टूटे हुए सपनों पर रखी गई थी। लोग उसकी झूठी कहानी सुनकर वाहवाही कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज इस कहानी का आखिरी पन्ना लिखा जाने वाला था। रिया को लग रहा था कि ये तालियां उसके लिए बज रही हैं। उसे क्या पता था कि ये उसकी बर्बादी का संगीत था, जिसे मैंने खुद तैयार किया था। उसने मेरी शादी को एक तमाशा बनाया था और आज मैं उसकी इस जीत को एक मातम में बदलने वाली थी। जैसे ही उसने अपना भाषण खत्म किया, हॉल की बड़ी स्क्रीन पर जहां उसकी कंपनी का लोगो चमक रहा था, अचानक कुछ और चलने लगा। पहले तो सब चौंके, फिर कानाफूसी शुरू हो गई। स्क्रीन पर कंपनी के फ्रॉड के सबूत, झूठे सौदों के कागजात और बैंक द्वारा जारी किया गया दिवालियापन का नोटिस एक एक करके सामने आ रहा था। तालियां बंद हो गईं। हॉल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। रिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा पत्थर का हो गया। उसकी आंखों में अविश्वास और खौफ एक साथ तैर रहे थे। उसके फोन पर एक के बाद एक मैसेज आने लगे। उसके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उसे छोड़कर जा रहे थे। जिस ट्रॉफी को उसने कसकर पकड़ा हुआ था, वो अब कांपते हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गई और उसके 100 टुकड़े हो गए, ठीक वैसे ही जैसे उसने मेरे सपनों को तोड़ा था। आप सोच रहे होंगे कि कोई अपनी ही बहन की जिंदगी इस तरह कैसे तबाह कर सकता है। इस नफरत की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जब उसने मेरे शादी के मंडप में आग लगा दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उससे ज्यादा खुश दिख रही थी। रिया का वो टूटा हुआ चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने है। सालों तक मैंने अपनी रातों की नींद उसी चेहरे को याद करके घुमाई थी। बस फर्क इतना था कि तब उस चेहरे पर घमंड और नफरत होती थी और आज खौफ और बर्बादी थी। कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भरते नहीं बल्कि नासूर बन जाते हैं। मेरा जख्म भी ऐसा ही था, जिसे भरने के लिए मुझे ये आग लगानी पड़ी। बचपन से ही हमारा रिश्ता अजीब था। अगर रिया हमारे घर का चमकता हुआ सूरज थी तो मैं उसकी परछाई थी। वो खूबसूरत थी, होशियार थी और माँ पापा की आंखों का तारा थी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती, उसकी हर गलती को नजरअंदाज किया जाता। और मैं बस रिया की छोटी बहन थी। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं थी। मुझे हमेशा सिखाया गया था कि रिया की खुशी के लिए मुझे पीछे हटना होगा। जब मुझे स्कूल में इनाम मिलता तो माँ कहती, रिया को मत बताना, उसे बुरा लगेगा। जब पापा मेरे लिए नए कपड़े लाते तो रिया छीन लेती और कहती, ये मुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा। और मेरे माँ पापा चुप रहते, क्योंकि उनकी दुनिया रिया से शुरू होकर रिया पर ही खत्म होती थी। मैंने इस भेदभाव को अपनी किस्मत मानकर जीना सीख लिया था। मैंने अपने सपनों को छोटा कर लिया था, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया था। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी हमेशा इसी अंधेरे में बीतेगी। फिर मेरी जिंदगी में रोहन आया। वो उम्मीद की पहली किरण बनकर आया था। वो एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसका दिल सोने का था। पहली बार किसी ने मुझे मेरी तरह देखा था, रिया की परछाई की तरह नहीं। उसने मेरी खामोशी को समझा, मेरे दबे हुए सपनों को पहचाना और मुझसे कहा कि मैं भी खुश रहने का हक रखती हूँ। जब मैंने रोहन के बारे में घर पर बताया तो पहली बार मेरे माँ पापा ने मुझ पर ध्यान दिया, लेकिन वो खुशी के लिए नहीं था। माँ ने कहा, लड़का साधारण है, रिया के पति के सामने तो कहीं टिकेगा भी नहीं। रिया ने रोहन से मिलकर उसका मजाक उड़ाया, तुम मेरी बहन के लायक नहीं हो, उसका ख्याल कैसे रखोगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत और जलन थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसकी परछाई को अपनी रोशनी मिल रही है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था,
मैं रोहन से ही शादी करूंगी। मैंने पहली बार अपनी खुशी के लिए आवाज उठाई थी और यही बात रिया को सबसे ज्यादा चुभ गई। विरोध के बावजूद शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मेरी जिंदगी में पहली बार मैं खुश थी। हल्दी का पीला रंग, मेरे हाथों पर लगती मेहंदी की गहरी हरी खुशबू और आने वाले कल के सुनहरे सपने, सब कुछ एक खूबसूरत ख्वाब जैसा लग रहा था। रोहन का परिवार बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे बेटी की तरह अपनाया। मुझे पहली बार महसूस हो रहा था कि मेरा भी कोई वजूद है, कि मैं भी प्यार और सम्मान की हकदार हूं। माँ पापा भी दुनिया को दिखाने के लिए रस्में निभा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए वो खुशी नहीं थी जो रिया की हर छोटी बड़ी बात पर होती थी। इस पूरी खुशी के माहौल में रिया एक काले साए की तरह घूम रही थी। वो हर चीज में कमी निकालती। मेहंदी का रंग तो ज्यादा गहरा नहीं चढ़ा, लगता है तुम्हारा पति ज्यादा प्यार नहीं करता। वो मेहमानों के सामने ताना मारती, सजावट कितनी फीकी है, मेरे वक्त तो विदेश से फूल मंगवाए थे। वो फुसफुसाती। उसकी हरकतों से मेरा दिल दुखता, लेकिन मैं अपनी खुशी पर उसकी नफरत का असर नहीं पड़ने देना चाहती थी। मैंने सोचा शायद वो बस जल रही है और वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं कितनी गलत थी। शादी का दिन आया। मैंने लाल जोड़ा पहना, 16 श्रृंगार किया। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो यकीन नहीं हुआ। आज मैं किसी की परछाई नहीं, एक दुल्हन थी। रोहन बारात लेकर पहुंच चुके थे और बाहर शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं मंडप की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि अचानक बाहर चीख पुकार मच गई। कोई चिल्लाया, आग आग लग गई है। मैं घबराकर बाहर भागी। सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। हमारा खूबसूरत फूलों से सजा मंडप धू धू कर जल रहा था। लपटें आसमान को छू रही थीं और सब कुछ राख में बदल रहा था। मेहमान इधर उधर भाग रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। मेरी दुनिया एक पल में उजड़ गई। मेरी आंखें आंसुओं से धुंधला गईं। उसी धुंध के बीच मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। दूर एक खंभे के पीछे खड़ी रिया के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वो अपनी आंखों से अपनी जीत और मेरी बर्बादी का तमाशा देख रही थी। उस एक पल में मैं सब कुछ समझ गई। ये कोई हादसा नहीं था, ये मेरी बहन की नफरत की आग थी जिसमें मेरा सब कुछ जलकर खाक हो गया था। मैं पागलों की तरह भीड़ को चीरती हुई रिया के पास पहुंची। मेरे आंसू मेरे काजल के साथ मिलकर मेरे गालों पर काली लकीरें बना रहे थे। मेरा भारी भरकम शादी का जोड़ा अब धुएं और राख से सना हुआ था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और चीखी, मैंने तुम्हें देखा, तुम मुस्कुरा रही थी। ये सब तुमने किया है ना? बोलो। मेरी आवाज में दर्द और नफरत का ऐसा सैलाब था कि आसपास खड़े लोग भी सन्न रह गए। रिया ने एक झटके में अपना हाथ छुड़ाया और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी बहन पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही हो? मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश थी। उसकी आंखों से घड़ियाली आंसू बह रहे थे। तभी माँ और पापा वहां आ गए। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, माँ ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चुप हो जा, अपनी जबान बंद रख। लोगों के सामने हमारा तमाशा बना रही है। अपनी बहन पर शक करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो दिन मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मैंने दिन रात एक कर दिया। मैंने पढ़ाई पूरी की, बिजनेस के गुर सीखे। मिस्टर शर्मा मेरे लिए एक पिता की तरह थे। उन्होंने मुझे हर कदम पर सिखाया और सहारा दिया। कुछ ही सालों में मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर उस कंपनी में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया। फिर मैंने अपना खुद का काम शुरू किया। मेरा बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा क्योंकि मेरी नींव व सच्चाई पर टिकी थी। इस दौरान मैं दूर से अपने परिवार पर नजर रखे हुए थी। रिया एक बड़ी बिजनेस वुमन बन गई थी, लेकिन उसके सारे सौदे झूठे और धोखे से भरे थे। मेरे माँ बाप उसकी दौलत पर ऐश कर रहे थे और समाज में शान से घूमते थे। वो मुझे पूरी तरह से भूल चुके थे, पर मैं उन्हें एक पल के लिए भी नहीं भूली थी। मैंने रिया को उसकी सफलता की चोटी तक पहुंचने दिया। मैंने इंतजार किया सही वक्त का, क्योंकि मैं जानती थी कि शिकार को जितनी ऊंचाई से गिराया जाए, उसकी चीख उतनी ही दूर तक सुनाई देती है। और फिर वो दिन आया जिसका मुझे सालों से इंतजार था, बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड। मुझे पता था कि ये अवार्ड रिया को ही मिलेगा, क्योंकि उसने जजों को मोटी रिश्वत खिलाई थी।
ये उसके झूठे साम्राज्य के ताज का सबसे चमकीला हीरा होने वाला था और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसी हीरे को पत्थर बनाकर उसकी झोली में डालूंगी। पिछले 2 सालों से मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, रिया के हर एक फ्रॉड का सबूत इकट्ठा करना। मैंने देश के सबसे अच्छे जासूसों को काम पर लगाया। हमने उसके हर गैर कानूनी सौदे, हर रिश्वत और हर धोखे का पर्दाफाश किया। हमने उन छोटे व्यापारियों से संपर्क किया जिन्हें रिया ने बर्बाद कर दिया था। हमने उन कर्मचारियों को ढूंढा जिन्हें उसने धोखा देकर निकाल दिया था। धीरे धीरे मेरे पास सबूतों का एक ऐसा पहाड़ जमा हो गया जो रिया के पूरे साम्राज्य को एक झटके में नेस्त नाबूद कर सकता था। सबसे बड़ा दांव मैंने तब खेला जब मैंने गुमनाम तरीके से उन बैंकों के कर्ज खरीद लिए जिनसे रिया ने लोन लिया था। वो इस बात से अनजान थी कि जिस कंपनी से वो और पैसा मांग रही थी उसकी असली मालकिन मैं थी। वो मेरे ही बिछाए हुए जाल में कदम रख रही थी और उसे लग रहा था कि वो आसमान छू रही है। अवार्ड सेरेमनी से 1 हफ्ते पहले मेरे ऑफिस में एक लिफाफा आया। अंदर एक शानदार इनविटेशन कार्ड था और साथ में एक छोटा सा नोट। लिखावट रिया की थी। उसने लिखा था, सुनने में आया है कि तुम शहर में हो और कोई छोटा मोटा काम कर रही हो। आओ और देखो कि असली सफलता कैसी दिखती है, शायद तुम्हें कुछ सीखने को मिले। उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। वो मुझे जलील करने के लिए, अपनी जीत का तमाशा दिखाने के लिए बुला रही थी। मैंने कार्ड को देखा और मुस्कुराई। उसे क्या पता था कि वो अपनी बर्बादी के जश्न में मुख्य मेहमान को खुद न्योता दे रही थी। मैंने उसका न्योता स्वीकार कर लिया। उस शाम जब मैं तैयार हो रही थी तो मुझे अपनी शादी का दिन याद आ गया। उस दिन भी मैंने लाल जोड़ा पहना था और आज भी। बस फर्क इतना था कि उस दिन मेरी आंखों में सपने थे और आज इरादे थे। उस दिन मेरे हाथ कांप रहे थे और आज मेरे हाथ में वो रिमोट था जिससे रिया की दुनिया खत्म होने वाली थी। मैं होटल पहुंची। कैमरों की चकाचौंध, बड़े बड़े लोग और स्टेज पर खड़ी रिया जो अपनी झूठी शान में मुस्कुरा रही थी। मैंने भीड़ में अपनी जगह ले ली और इंतजार करने लगी। खेल शुरू होने वाला था और इस बार सारे नियम मेरे थे। जैसे ही रिया ने अपनी ट्रॉफी उठाई और अपना झूठा भाषण शुरू किया, मैंने अपने फोन से एक बटन दबाया। मेरी सालों की मेहनत, मेरा सारा दर्द, मेरा सारा गुस्सा अब बस एक क्लिक की दूरी पर था। अगले ही पल हॉल की बड़ी स्क्रीन पर रिया की मुस्कुराती हुई तस्वीर की जगह उसकी धोखाधड़ी की सुर्खियां चमकने लगीं। प्रसिद्ध बिजनेस वुमन रिया मेहरा पर करोड़ों के घोटाले का आरोप। रिया मेहरा ने निवेशकों को लगाया चूना। एक के बाद एक सबूत, बैंक स्टेटमेंट्स और गवाहों के बयान सामने आने लगे। हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। रिया के हाथ से ट्रॉफी छूटकर जमीन पर गिरी और कांच की तरह बिखर गई। उसका चेहरा सफेद पडिड्डी एच गया था। उसकी आंखों ने भिड़ंतों में मुझे ढूंढ लिया। जब हमारी नजरें मिली तो उसके चेहरे पर अविश्वास की जगह एक गहरी नफरत ने ले ली। वो समझ गई थी। वो चीखती हुई स्टेज से नीचे उतरी और मेरी तरफ दौड़ी। ये सब तुमने किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले कि वो मुंह तक पहुंच पाती, माँ और पापा ने उसे पकड़ डेच लिया। पापा चिल्लाए, ये क्या बकवास है, कोई मेरे बेटी के खिलाफ साजिश कर रहा है। मैंने शांति से उनकी तरफ देखा और कहा, ये साजिश नहीं, सच्चाई है पापा। वो सच्चाई जिसे आपने सालों पहले देखने से इनकार कर दिया था। फिर मैंने रिया की तरफ देखा। तुमने मेरी शादी का मंडप जलाया था रिया। मैंने तुम्हारी पूरी दुनिया जला दी। तुमने मुझसे मेरी खुशी छीनी थी। मैंने तुमसे तुम्हारी झूठी इज्जत छीन ली। हिसाब बराबर। माँ रोते हुए मेरे पैरों में गिर पड़ती। माफ कर दे बेटी, हमसे गलती हो गई, हम अंधे हो गए थे। मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन मेरे दिल में अब कोई भावना नहीं बची थी। माफी उस दिन मर गई थी जिस दिन आपने अपनी बेटी पर हाथ उठाया था और उसे घर से निकाल दिया था। आपने कहा था ना कि मैं आपके लिए मर चुकी हूं, तो आज अपनी मरी हुई बेटी का ये आखिरी तोहफा कबूल कीजिए। तभी हॉल के दरवाजे खुले और पुलिस अंदर आ गई। मैंने उन्हें पहले ही सारे सबूत सौंप दिए थे। पुलिस ने रिया को धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। जब वो उसे हथकड़ियां पहना रहे थे तो वो किसी जंगली जानवर की तरह चीख रही थी। मेरे माँ बाप बेबसी से ये सब देखते रह गए।
जिस बेटी पर उन्हें नाज था, वो आज पूरे शहर के सामने एक मुजरिम बनकर खद्दी थी। मैंने उन्हें उनकी बर्बादी में छोड़ दे दिया और उस हॉल से बाहर निकल गई। मैंने एक बार भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। आज सालों बाद मुझे लगा जैसे मेरे सीने से कोई भारी पत्थर हट गया हो। मेरा बदला पूरा हो चुका था। उसने मेरी शादी को एक तमाशा बनाया था और मैंने उसकी पूरी जिंदगी को एक दर्दनाक, कभी न खत्म होने वाली कहानी बना दिया था।